Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन के जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बरसग़ीर में बरतानवी निज़ाम तालीम की ख़ुसूसियात। बरतानवी तसल्लुत के तहत बरसग़ीर में कायम शुदा निज़ाम तालीम और इसके इर्तिक़ा के मुताला जब हमने किया तो हमें पता चला कि अंग्रेज़ों का कायम करदा ये निज़ाम बुनियादी तौर पर मकामी निज़ाम तालीम मुसलमानों के इस निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश थी जो मुसलमान हुक्मरानों के दौर में हिंदुस्तान में राइज था। और उस ज़माने में तालीम आम थी और मुफ्त थी। तालीमी इदारे माली तौर पर आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और इल्मी तौर पर हुकूमती असरात से आज़ाद थे। बरतानवी निज़ाम तालीम अपनी बुनियाद और तरीक़े के लिहाज से मकामी निज़ाम तालीम ख़ुसूसन मुसलमानों के तालीमी विरसे के बहुत ख़िलाफ़ था। कंपनी के अव्वलीन सालों में तबलीग़ ईसाईयत के हवाले से ईसाई मिशनरियों का तालीम में बराह रास्त अमल दखल बाद में सियासी हालात की बिना पर बिलवास्ता अंदाज में जारी रहा। स्कूलों के निज़ाम में बज़ाहिर ईसाईयत की तालीम व तबलीग तो शामिल न थी, लेकिन अमली तौर पर तालीमी पॉलिसियों में मग़रबी उलूम व फ़नून, तहज़ीब व सक़ाफ़त और कल्चर की तरोीज को मरकज़ी और नुमायाँ अहमियत हासिल थी। अगरचे बाज़ दौर में अदवार में ऐसे कई हुकूमती पॉलिसियाँ भी वज़ा की गई जिसमें मकामी निज़ाम तालीम और ज़बानों के बारे में मुस्बत रवैये इख्तियार किए गए, लेकिन किसी पर भी मुकम्मल तौर पर अमल न हो सका। यही वजह थी कि पाकिस्तान के मरहले तक पहुँचते पहुँचते बरसग़ीर का निज़ाम तालीम अपने असल से बिल्कुल कट चुका था। इसीलिए 1947 में जो निज़ाम तालीम पाकिस्तान को विरसे में मिला वो किसी तरह से भी एक नज़रियाती ममलिकत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था और ना ही इस्लाम के तालीमी निज़ाम से मुताबिकत रखता था। अब हम चल के देखते हैं कि बरतानवी निज़ाम तालीम की ख़ुसूसियात का जो है वो थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं। मकासद तालीम। बरसग़ीर पर बरतानवी हुक्मरानी एक इस्तिमारी क़ुव्वत का कब्ज़ा था। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए वो मकामी लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए गालिब रह सकें। ये लोग ताजिर की हैसियत से बरसग़ीर में दाखिल हुए और बाद में फ़ातह बनकर वो हिंदुस्तान की किस्मत के मालिक बन बैठे। बरसग़ीर बरतानवी हुकूमत अपने अज़ाइम की तकमील के लिए महकूम हिंदुस्तानियों को अपने निज़ाम तालीम से उन्होंने मुतारिफ़ करवाया और इन्होंने ग़ुलामी में ऐसा पुख्ता कार बना दिया कि आज़ादी हासिल करने के बाद भी बरसग़ीर के लोग अंग्रेज़ की ज़हनी ग़ुलामी से छुटकारा नहीं पा सके। ये सब इस निज़ाम तालीम ही के बाइस मुमकिन हुआ जो अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर के लोगों के लिए ख़ास तौर पर शुरू किया। बरसग़ीर का ये निज़ाम तालीम बरतानिया में राइज निज़ाम तालीम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ज़ाहिर है इंग्लिस्तान में जारी निज़ाम तालीम का मकसद एक आज़ाद कौम की तशकील थी, जबकि बरसग़ीर में उन्होंने एक ग़ुलाम या महकूम कौम जो है वो पैदा करने के मकसद से तालीमी निज़ाम जो है वो वज़ा किया। क्योंकि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में हुकूमती काम चलाने के लिए निचले दर्जे के एहलकारों की ज़रूरत थी, जबकि अफसरान बरतानिया ही से आते थे। इस निज़ाम तालीम का अव्वलीन मकसद हुकूमत बरतानिया के लिए वफ़ादार मुलाज़मीन की फ़राहमी था, लेकिन इसका दूसरा अहम मकसद हिंदुस्तान में ईसाईयत की तबलीग था, जिसके लिए ख़ास तौर पर निचली ज़ात के हिंदुओं को हदफ बनाया गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक इसमें निसाब तालीम। अपने मकासद के हसूल के लिए अंग्रेज़ों ने निज़ाम तालीम को गैर मौसर बनाया। उन्होंने मुलाज़मतों को हुकूमत के मंजूर करदा इन तालीमी इदारों से फ़ारिग़ तहसील अफराद के लिए मखसूस कर दिया जिन्होंने हुकूमत का निसाब जो है वो पढ़ा हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ी तालीम थी, ज़बान व अदब था और मग़रबी उलूम व फ़नून शामिल थे। इस तरह ज़्यादातर मिशनरी इदारे थे जो आम तौर पर गिरजा से मुतसिल थे। इनमें सलीब नुमाया मकाम पर नस्ब होती थी। असातिज़ा पादरी थे जो मखसूस लिबास पहनते थे। ग़र्ज़ तालीमी इदारों का पूरा माहौल बिल्कुल ईसाइयों वाला था, जहाँ ईसाईयत की तालीम दी जाती थी। तालीम में सेकुलर पॉलिसी से ये मुराद थी कि ईसाईयत के सिवा किसी भी दूसरे मज़हब को निज़ाम तालीम में कोई दखल नहीं था। फिर आ जाता है अंग्रेज़ बरतानवी निज़ाम तालीम के तहत हिंदुस्तान के तालीमी इदारों के निसाब में अंग्रेज़ी ज़बान को अदब की तदरीस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अंग्रेज़ को तीसरी जमात से BA तक लाज़मी ज़बान की हैसियत हासिल रही। सबसे ज़्यादा वक्त अंग्रेज़ी की तदरीस के लिए मुख्तस था। अंग्रेज़ी के उस्ताद को सबसे ज़्यादा पुरवकार मकाम हासिल था। मुलाज़मतें भी सिर्फ़ अंग्रेज़ी जानने वालों को ही मिलती थीं। यूँ बच्चों की पूरी तालीमी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी ज़हनों पर मुसल्लत रहती थी। तारीख़। इन तालीमी इदारों ने निसाब में बरसग़ीर की तारीख़ को मसख़ करके पेश किया। मुसलमानों के दौर की अच्छी बातों को गलत अंदाज में लिखा। तारीख़ी वाक़यात की तशरीह अंग्रेज़ों के नुक़्ते नज़र से की गई। यूरोप और ख़ास कर इंग्लिस्तान की तारीख़ को इस तरह पढ़ाया जाता है कि तलबा एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अंग्रेज़ों को बरतर मान लें
اور ہندوستان میں ان کی آمد ایک مہذب قوم کے طور پر تصور کی جائے۔ خاص طور سے ہندوؤں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ معاشیات جیسے بامقصد اور عملی مضمون کے نصاب کو یوں مرتب کیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ رہ گیا اور اس کی زندگی ایک معاشی حیوان سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ مغربی معاشی تصورات کے مطابق انسان انتہائی خود غرض ہے جو ہر وقت مادی فائدے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ سود، ذخیرہ اندوزی، یہ سب پیسہ کمانے کے طریقے ہیں جس میں کوئی اخلاقیات جو ہے وہ شامل ہیں۔ معاشیات کا یہ نصاب بنیادی طور پر اسلامی تصور حیات کے بالکل خلاف تھا۔ پھر آتا ہے سیاسیات کے مضمون کا نصاب بھی اسلامی تصورات سے بالکل مختلف تھا۔ جمہوریت کے مغربی تصور میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے اسلامی نظریے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ عوام کی حاکمیت کا تصور مسلمانوں کے نزدیک ایک سراسر بے دین تصور تھا، اس لیے نصاب کا یہ حصہ بھی مغربی فکر کو فروغ دینے کے باعث تھا۔ پھر تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی سائنس کے نصاب سے طلبہ میں نئی چیزوں کی تلاش کی صلاحیت پیدا نہ ہوتی تھی، بلکہ الٹا وہ کائنات کی تخلیق اور انتظام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ عربی، فارسی مذہب کو نصاب سے بالکل خارج کر دیا گیا اور اردو کو بھی صرف پرائمری مدارج کے نصاب تک محدود کر دیا گیا۔ اس طرح اہل ہند کو ان کے تمدن سے کاٹ دیا گیا۔ پھر آتا ہے تھرڈ، اس میں مین ہیڈنگ وہ ہے نظام امتحان۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے سے قبل برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم جو رائج تھا، اس نظام کا بنیادی مقصد تعمیر جو ہے نا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تعمیر کرنا، انسان کے اندر کیا چیز؟ کردار، اور اچھا انسان اس کو بنانا۔ استاد جو اس نظام کا مرکزی کردار تھا نہایت اعلیٰ مقام رکھتا تھا اور وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے علم و کردار کا اعلیٰ نمونہ طلبہ کے سامنے پیش کرتا تھا اور طلبہ کی علمی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی تربیت بھی کرتا تھا۔ لیکن انگریزوں نے استاد کو بھی ایک عام سرکاری ملازم بنا کر رکھ دیا، اسے اس اعتماد کا اہل بھی نہ سمجھا کہ اس کی رائے سے طالب علم کے اکتساب کا معیار مقرر کیا جاتا۔ اس کی بجائے انہوں نے تحریری امتحان کا ایسا نظام رائج کیا جس میں آج بھی استاد کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طالب علم کے رویوں اور کردار کے بارے میں جائزہ پیش کر رہا ہے۔ طالب علم کو تربیت اور کردار سے غرض نہیں، بلکہ اس کا تعلق صرف نمبر حاصل کرنے تک محدود ہے۔ پاس ہونے والوں کی درجہ بندی کے لیے درجہ اول، درجہ سوم اور درجہ دوم اور سوم کا تعین کیا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ ان امتحانوں میں بدعنوانیوں کا عمل دخل بڑھتا گیا، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ نصاب امتحان کے تابع ہو گیا، جبکہ نصاب اور تدریس کا اصل مقصد صرف معلومات اور تصورات کو یاد کرنا نہیں بلکہ ان کا اطلاق اور رویوں کی تشکیل بھی تھا، جس کی جانچ کا انگریزوں کے نظام امتحان میں کوئی انتظام نہ تھا۔ اقدار کے تحفظ اور رویوں کی تشکیل کو چونکہ امتحان کے نظام میں کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، اس لیے عملی تدریس کے اعتبار سے یہ نظام باکردار، باعمل اور تربیت یافتہ افراد پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ یعنی کہ جو انہوں نے نظام تعلیم دیا تھا، یہ اس کے آپ سمجھ لیں کہ برے اثرات تھے یا اس کے جو ہے نا کمیاں تھیں جو ہمارے سامنے لاسٹ پیراگراف میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اچھا گز، یہ جو ٹاپک ہم نے آج کیا ہے اس کو آپ نے ایز اے لانگ کوسچن جو ہے نا وہ پریپیئر کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔